री इंडेक्स फ्रेम। इसके अंदर हमारे पास देख रहे हैं कुछ कॉलम्स है। सबसे पहले री इंडेक्स फ्रेम के थ्रू हमने जो है ना, री इंडेक्स फ्रेम के लिए हमने एक ड्रॉप का जो है ना फंक्शन, ये हमारा टोटली एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर हमने जो है ना ड्रॉप का फंक्शन इस्तेमाल करना है। ड्रॉप में हमने अभी क्या दे दिया इसको, लिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स दे दी, लिस्ट ऑफ 2 चीजों की लिस्ट दी। अभी ये समझना कि इसको कॉलम है या रॉ इंडेक्स है, ठीक है। ये क्या है अभी, नॉट ड्रॉपिंग इन प्लेस बाय डिफॉल्ट ड्रॉपिंग रॉ लेवल्स एक्सिस 0। क्या ड्रॉप कर देगा अभी हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट ये 2 रॉ ड्रॉप्स कर देगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सिस 0 पे जो है ना ड्रॉप हो रहा है। तो कोई से भी 2 रिकॉर्ड्स जो हैं हमने इंडेक्स वाइज है उसके ड्रॉप कर दिए। यहाँ पर दूसरे वाले केस में हमने ड्रॉप करते हुए सिंपली क्या किया, अब मैंने यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉलम दे दिया और एक्सेस जो है वो 1 कर दिया। एक्सेस 1 करते ही ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉलम जो है जिसमें हमारे पास एन वैल्यूज आ रही थी वो हमने जो है वो ड्रॉप कर दी। अच्छा, एक और डेटा सेट लिया हुआ है, इसमें इंडेक्स है। इंडेक्स के बाद अब देख, डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी पास की है, की है उसकी वैल्यू, की है उसकी वैल्यू, और इंडेक्स के अंदर हमने ऊपर इंडेक्स की लिस्ट बनाई है, वो इंडेक्स पास कर दी। तो डीएफ को जब हमने चेक किया है, ये हमारे पास डेटा फ्रेम आ रहा है कि एचटीटीपी स्टेटस और रेस्पॉन्स टाइम। क्या करते हैं जी, क्रिएट अ न्यू इंडेक्स एंड री इंडेक्स द डेटा फ्रेम। हम एक नया इंडेक्स क्रिएट करेंगे और डेटा फ्रेम को जो है वो री इंडेक्स कर देंगे। री इंडेक्स कैसे करते हैं आपको मालूम है, अगर रिपीट नहीं किया तो अभी आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज द न्यू इंडेक्स दैट डू नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डेटा फ्रेम आता है। हमने ये बात मालूम है कि जब रीडिफाइन कर रहे होते हैं और कोई ऐसा इंडेक्स या कोई ऐसी रॉ आ जाती है जो प्रीवियस डाटा में नहीं होती, तो उसको एन वैल्यू जो है वो असाइन होती है। अब यहाँ मैंने एक न्यू इंडेक्स जो है वो लिस्ट बनाई। इस न्यू इंडेक्स में सफारी, आइस विजल, कॉम्बो ड्रैगन, i10 और क्रोम, इसमें कुछ यानी फायरफॉक्स था, फायरफॉक्स न्यू इंडेक्स में नहीं है। आइस विजल, कॉम्बो ड्रैगन और ये कुछ नए शामिल हो गए हैं, कॉन्करर निकल गया। हमने अपने डाटा फ्रेम, जो हमारा डाटा फ्रेम था ये वाला जो भी बनाया, क्या किया जी, री इंडेक्स किया और नया इंडेक्स जो है ना उधर उसको प्रोवाइड कर दिया। री इंडेक्स का फंक्शन जो है वो हमसे क्या मांगता है, एक नया जो है वो लेबल्स जो है वो आपसे मांगता है इंडेक्स के, ठीक है। कॉलम भी दे सकते हैं, एक्सिस बता सकते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ इसको इंडेक्स प्रोवाइड किए। अब इसने क्या किया, क्या क्या काम हुआ भाई, सफारी वहाँ अवेलेबल था, यस, उसके दोनों रिकॉर्ड थे, ये आपके पास ओके आ गए। आइस विजल जो है वो पुराने डेटा में नहीं था तो इसके दोनों रिकॉर्ड एन हो गए। कॉम्बो ड्रैगन जो है वो पुराने डेटा में नहीं था, ये भी एन होगा। फिर i10 मौजूद था, क्रोम मौजूद था। ड्रॉप कौन सा हो गया भी, कॉन्करर शामिल नहीं हुआ, फायरफॉक्स जो है वो शामिल नहीं हुआ। अब ये मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है। मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए हमने 3 तरीके पढ़े थे। एक फिल वैल्यू कर दें, कोई वैल्यू आ जाएगी, फॉरवर्ड फिल था, बैकवर्ड फिल था, और तीसरा हमारे पास नियरेस्ट। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, री इंडेक्स के फंक्शन में, री इंडेक्स के फंक्शन में फिल वैल्यू कर रहे हैं। न्यू इंडेक्स फिल वैल्यू ओमेगा 0। अब क्या होगा, अच्छा ये जहन में रहा है, ये फंक्शन री इंडेक्स का है। जब मैंने इसको फिल वैल्यू 0 करूंगा तो ये जितनी वैल्यूज है वो सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर एन जो है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी, और पर ये भी 0 हो गई, भी 0 हो गई, ठीक है। अगर मैं फिल वैल्यू के अंदर ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो भाई लिखा हुआ आ जाएगा, भाई वैल्यू मिसिंग आ रही है, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है। अच्छा, आमतौर पे हम जेनुअनली, यहाँ हमने क्या कर लिया, 0 को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि एन पे जो है वो क्या हो जाए, 0 वैल्यू जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे किसी का नाम मिसिंग आ रहा है, नेम का कॉलम है, अब नेम के कॉलम में मिसिंग में अगर 0 लिखा होगा तो वो भी अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कॉलम की रिस्पेक्ट से हर कॉलम की मिसिंग वैल्यू अलग डिफाइन कर दूं। कि भाई कॉलम 1 में अगर कोई चीज मिसिंग वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू फिल करना, कॉलम 2 में अगर कोई मिसिंग वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू फिल करना, कॉलम 3 की मिसिंग वैल्यू अगर आ रही है तो ये फिल करना। तो कॉलम की डाटा की नेचर के हिसाब से मैं अपनी मिसिंग वैल्यू की जो है ना वो डाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही वैल्यू ब्रॉडकास्ट करूँ हर कॉलम के लिए। तो अरे केस में मिसिंग तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने कॉलम को रीइंडेक्स किया। दो हमारे पास कॉलम है, एचटीटीपी रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स टाइम। पहले हमने कॉलम रीइंडेक्स किए और एक यूजर एजेंट का कॉलम डाल दिया जो प्रीवियस डाटा में अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स उसको एन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम का हम वेरिएबल इस्तेमाल कर लें, पैरामीटर, या हम एक्सिस कॉलम डिफाइन कर दें या एक्सिस 1 डिफाइन कर दें, ये जो है आपके पास सेम काम करेगा। अब वो जो मिसिंग वैल्यूज का हमने फिल करना है हर कॉलम के लिए अलग, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं एक डाटा यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे यहीं पर अगर मैं कोशिश करूँ एक डिक्शनरी दे दूँ, ठीक है, फिल वैल्यू में डिक्शनरी दूँ, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि भाई अगर एचटीटीपी स्टेटस का कॉलम है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई स्टेटस, ठीक है। और अगर मेरे पास रेस्पॉन्स टाइम का कॉलम हो, उसकी मिसिंग वैल्यूज में क्या लिखा हुआ है, रेस्पॉन्स टाइम में भाई जिस तरह से 0.0 से इसको कहता हूँ, चले 0 ही आ जाए, कोई मसला नहीं। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिल वैल्यू में अभी इसने पूरी डिक्शनरी उठा ली, मैं इसको लिस्ट बनाता हूँ। क्या जाएगा, एक चीज, कोई चीज मिस कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो पूरी डिक्शनरी उठा के ला रहा है, क्यों? एक चीज चेक करता हूँ मैं आगे से, शायद आगे किया होगा मैंने रिकॉर्ड फिल। इनपुट इंडेक्स, अच्छा इसको सिंटेक्स इसका मैं भूल रहा हूँ, फिर इसको अभी चेक करके मैं डालता हूँ। अभी इसको देखता हूँ, शायद आगे किया हुआ भी होगा।
फिल वैल्यू मिसिंग, अभी मिसिंग है तो मैं इसको करवाऊंगा अभी ना। सिंटेक्स की इसके अंदर मैं कुछ बोल रहा हूँ, डिक्शनरी पास करेंगे, किस तरह पास करेंगे, अभी जहन नहीं काम कर रहा है, भूल गया। अच्छा, तो कॉलम के थ्रू, कॉलम की हम जो है ना रीइंडेक्सिंग कर लेंगे, रॉ के थ्रू जो है ना कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रॉस जो है वो रीइंडेक्स हो जाएंगी। तो इसकी एक एग्जाम्पल हुई भी है यहाँ पर, डाटा जनरेट किया हुआ है, डेट जो है वो इस्तेमाल किया, डेट रेंज फंक्शन इस्तेमाल किया, हमने कहा अभी 1 से 1 6 डेट्स क्रिएट कर दें और डेली यानी एक के बाद एक दिन, ठीक है, और ये एज अ इंडेक्स इस्तेमाल कर लेंगे। प्राइसेस की एक लिस्ट बना दी है, उसके अंदर जो है वो ये इंडेक्स पास कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट है वही है, डेली आ रहा है। तो ये हम क्या हो रहा है अभी 2010 जनवरी 1 जनवरी 2 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको वीकली कर दूं तो ये आपके पास 3 के बाद डायरेक्ट 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख एंड सो ऑन। मैं इसको मंथली कर दूं तो फिर ये मंथली बेसिस पे आ गया, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल एंड सो ऑन। तो जो भी आप फ्रीक्वेंसी जो है वो रखना चाहें वो कर सकते हैं, आवरली बेसिस पे भी हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे डेट रेंज के फंक्शन को तो यू विल सी द ऑल डिटेल, ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर आ सकती हैं। टाइम सीरीज का डाटा जब कभी आप इस्तेमाल करेंगे उसको, उसके अंदर जो है वो डेट जो है वो यूटिलाइज होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक तो इंटेंशनली एक एन की वैल्यू डाल दी जो हमने 3 जनवरी को दे दी। अब इसी डेटा फ्रेम के ऊपर, मतलब उसी जो हम पुराने टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं समझ लो, मैंने री इंडेक्स किया, मैंने एक नया डेटा इंडेक्स बनाया और रेंज में मैं क्या दे दिया अभी कि 29 दिसंबर 2009 से शुरू करो, 10 दिन क्रिएट करो और डेली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और डेटा पुराने ही फ्रेम को हमने इसी डेटा इंडेक्स पे, नए डेटा इंडेक्स पे री इंडेक्स करने की कोशिश की। अब होगा क्या, ये है जनवरी 1, इसकी पिछली डेट होगी आपके पास 31 दिसंबर 2009 और उसकी पिछली डेट होगी 30 दिसंबर 2009, उसकी पिछली डेट होगी 29 दिसंबर 2009। इसका मतलब 3 दिन जो है वो इससे पहले क्रिएट हो जाएंगे और ये 6 तारीख तक चल रहा है, 10 दिन हमने क्रिएट किए हैं, ये माइट भी 7 तक या कहाँ तक जाएगा देखते हैं। जब मैं इसको इंडेक्स करता हूँ और मैंने देखा भी 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर ये तीनों इस डेटा में अवेलेबल नहीं थे जिसको री इंडेक्स किया गया, तो फिर डेफिनेटली वो एन हो गए। फिर ये 3 तारीख में एन हमारे पास पहले ही मौजूद था, 6 और 7 तक जब 10 फ्रीक्वेंसी जो डेट रेंज जो है पीरियड जो है वो 10 दिए तो 10वां दिन एक और ऐड हो गया 7 तारीख, वो भी हमारे पास एन हो गया। ठीक है, अब इसको फिल कर लें आप, बैकवर्ड फिल करें, फॉरवर्ड फिल करें, जिस तरह भी फिल करेंगे वो वैल्यूज जो है वो इसको असाइन हो जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स करना, सिलेक्ट करना चाहिए। हमने जो अभी पिछले काम किया है ये री इंडेक्स था, री इंडेक्स किस तरह था ये जहन में होना चाहिए कि हम पुराने डेटा फ्रेम को नए इंडेक्स देना चाह रहे हैं या उसी के इंडेक्स को शफल करना चाह रहे हैं, आगे पीछे करना चाह रहे हैं, रॉस को आगे पीछे करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं। अगर वो रॉस पुराने डेटा में अवेलेबल है तो वो तो शिफ्ट हो जाएंगी, डाटा शिफ्ट हो जाएगा, कॉलम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये याद रहे कि वो एन होगा। डेटा को इंडेक्स करना, सिलेक्ट करना और फिल्टर करना। ठीक है, डाटा हमने बना लिया, हमने 40 नंबर्स क्रिएट किए नमपाई की रेंज में और उसको 10,4 यानी 10 रॉ और 4 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्योंकि 10 रॉ बनी है इसलिए रॉ के इंडेक्स 10 प्रोवाइड करने पड़ेंगे मुझे, और 4 कॉलम बनाए तो कॉलम के इंडेक्स जो है वो 4 प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमने दे दिए यहाँ पर 10 नाम, और कॉलम में 4 नाम दे दिए हैं। अब डाटा को व्यू किया, ये हमारे पास डाटा जनरेट हो गया। ठीक है, तो सीरीज में नंबर दिए तो 1 2 3 चल रहा है, कोई मसला नहीं, हमें डाटा चाहिए था। रैंडम भी उठा सकता हूँ। कैसे भाई, क्या क्या करना है? गेटिंग अ सिंगल कॉलम, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई हम क्या करेंगे, जनवरी कॉलम का नाम दे दिया, आ गया जनवरी। जब मैंने लिखा है तो मैंने बताया नहीं कि ये कॉलम था या रॉ था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके आ गया आपके पास, कॉलम जो है वो ले आया। ठीक है, इस कॉलम में इसकी वैल्यू से बाय डिफॉल्ट कॉलम उठा के ले आया, हमने बताया नहीं है। फिर अगर एक से ज्यादा कॉलम देने हैं तो फैंसी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, हमें लिस्ट ऑफ इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। हमने इन कॉलम्स की लिस्ट जो है वो उसको प्रोवाइड कर दी है। आपके पास उन 2 कॉलम्स का डाटा जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, हम ये कॉलम गेट कर रहे हैं, पूरे पूरे कॉलम गेट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी कॉलम की बात करें, फिर रॉ की बात करेंगे, फिर रॉ एंड कॉलम के मिक्सचर की बात करेंगे। इंटीजर बेस्ड ने कहा भी डाटा 0 से लेके 2 तक, पहले ये देखना है कि ये रॉ उठाएगा या कॉलम उठाएगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 0 से 2 ये रॉ की बात करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा कि अगर मैं यूँ लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट ऑफ रॉ, एंड ऑफ रॉ, कॉमा डाल के स्टार्ट ऑफ कॉलम और एंड ऑफ कॉलम, 4 चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 चीजें प्रोवाइड की हैं, 0 से 2 तक ये 2 रॉ जो है उसे लेकर आ गया। अच्छा, 0 से 2 जब मैं कह रहा हूँ तो इंडेक्स तो ज़्यादा हमें पता है एक कम चलता है, तो ये 0 और 1 इंडेक्स जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, कॉलम हमने डिफाइन नहीं किए तो कॉलम जो है वो सारे आ गए। लेबल बेस में डिफरेंट देखिएगा, लेबल बेस में कह रहा हूँ मैं ओटा से टेक्सास तक के नाम लेबल दे रहा हूँ, ओटा से लेके यूटा, ओटा क्या है, से लेके टेक्सास तक। तो इंटीजर बेस में हमें पता है जब मैं टेक्सास का इंडेक्स देता हूँ तो ये कैलिफोर्निया तक चलता है, लेकिन जब लेवल बेस करूंगा तो वहां पर ये टेक्सास भी शामिल होगा। ठीक है, टेक्सास भी शामिल हो गया। अच्छा जी, सेकंड रॉ से 6 रॉ तक, 0 से लेके 2 कॉलम तक, स्लाइसिंग सबसेट ऑफ रॉ इन कॉलम्स ईदर बाय लेबल इंडेक्स और बाय इंटीजर इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल, वी हैव सम अदर सॉल्यूशन। आगे स्लाइसिंग जो है ना, वो चाहे आप लेबल इंडेक्स से करें या आप इंटीजर बेस से करें, दोनों से स्लाइसिंग नहीं होगी, एरर आएगा। ठीक है, मैंने इंटीजर बेस्ड रॉ दे दी, इंटीजर बेस्ड कॉलम दे दी, एरर है। मैंने लेबल बेस्ड रॉ दे दी, लेबल बेस्ड कॉलम दे दिए, ये भी हमारे पास क्या है, एरर है स्लाइस के केस में। फिर ये मसला हल कैसे होगा, फिर ये मसला हल होगा लॉक और आई लॉक के थ्रू। ये बात हमने डिस्कस की थी कि लॉक क्या चीज होती है, लॉक इज लोकेशन, और आई लॉक इंडेक्स लोकेशन या इंटीजर लोकेशन, जिस तरह भी उसको लें, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, लोकेशन दे दी। ये कैसी है भाई, ये लेबल बेस्ड है, तो ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। कोटा, टेक्सास, ओके, जनवरी से मार्च, लेबल बेस के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है जो इंटीजर बेस का होता है, लेस देन 1 वाला, ये जहन में रहे। इसी तरह आई लॉक के थ्रू ये गेट करूँ, तो आई लॉक के थ्रू भी काम कर रहा है, 2 से 6, तो भाई 2 3 4 5 तक चलेगा, 0 से 2 तो 0 और 1 2 कॉलम उठाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा शामिल नहीं होगा।
तो इस तरह मैं कोई सा भी बीच में से पोर्शन जो है वो स्लाइस कर सकता हूँ और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अभी विजुलाइजेशन नहीं पड़ी इसलिए विजुलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो याद रहेगा कि स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉक और आई लॉक के साथ ही चलेगा, अदरवाइज जो है वो काम नहीं करेगा। कोई सवाल इंडेक्सिंग में और इसमें है तो वो आप कर सकते हैं अभी, वरना फिर हम आगे चलें। सर इंडेक्स के हवाले से पूछना था। जी जो आप बार बार री इंडेक्स करवा रहे हैं उसके हाँ और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो यूज़ कर रहा था, जब मैं CSV यूज़ कर रहा था, रीड CSV मेथड, तो हम्म, उसके अंदर मैं सेट इंडेक्स कॉलम डिक्लेयर कर रहा था, हम्म, लेकिन उससे इशू ये आ रहा था कि वो डेटा फ्रेम का डेटा फ्रेम बना रहा था कि स्टैक्ड था वो। आई डोंट नो अगर वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे, या कवर भी करते हैं नहीं करते। नहीं वो जो सेट इंडेक्स कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था? वो स्टैक्ड डेटा फ्रेम दे रहा था कि वो जो भी मेरा इंडेक्स है उसके आगे फिर वो फिर से इंडेक्स क्रिएट कर रहा था। नहीं वो तो भी मतलब री अभी इंडेक्स नहीं कर रहे, वो री इंडेक्स नहीं कर रहे ना, वो आप नया डेटा उसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही ना, पुराने डेटा के आगे वो आगे शुरू कर रहा था ना। नहीं सर, CSV रीड कर रहा हूँ और उसी के हाँ अंदर एक पैरामीटर है सेट इंडेक्स कॉलम का। ठीक तो है, उसके अंदर मैंने इंडेक्स कॉलम का नाम दिया है। तो वो ठीक है। कॉलम से उसने इंडेक्स तो कर लिया, लेकिन बाकी के जो हैं, जब जैसा स्लाइसिंग की बात हो रही है, तो बाकी के स्लाइस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अगर मैं आपको वो डेटा फ्रेम भी दिखाऊंगा तो जो बाकी के कॉलम्स है ना वो ऊपर लिखे हुए हैं, और जो इंडेक्स कॉलम है वो नीचे लिखा हुआ है, और फिर उसके नीचे डेटा शुरू होता है, वो स्टार्ट आ रहा है। अच्छा, चले अभी सीएसवी रीड करते हैं आगे, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। रीड सीएसवी का फंक्शन है ना ये? जी सही, चेक कर लेता हूँ, अगर बोलते हैं तो यहीं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास दो तीन फंक्शन है, बुक में भी लिखे हुए हैं। आर डिवीजन, ये रिवर्स डिवीजन है, इनवर्स डिवीजन है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस डेटा फ्रेम को 2 से डिवाइड कर दो, ये एक डेटा फ्रेम है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये 2/2 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। लेकिन जब मैं आर डिवीजन कह रहा हूँ तो ये 2 को डिवाइड करेगा पूरा डेटा फ्रेम, यानी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में डेटा फ्रेम आ जाएगा। तो इसके आउटपुट्स जरा क्या हो जाते हैं, फिर डिफरेंट हो जाते हैं। 2/2 तो 1 ही हो जाएगा, अब ये 2/4 हो गया तो 0.5 हो गया, और इस तरह 3/6 हो गया तो 0.33 हो गया। आर डिवीजन है, आर सब्ट्रैक्शन भी है, फंक्शन दो तीन है। अच्छा जी, फंक्शन एप्लीकेशन मैपिंग में हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लैम्डा फंक्शन वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कर ली जाए, डेटा की क्वेरीज के हवाले से। जो हम डेटा सिलेक्शन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। इसमें मैं काम करता हूँ, कुछ फाइल जो है वो यहाँ लोड करता हूँ, डेटा फाइल्स, ताकि जो है वो वहाँ से काम ले सकें। पर
चलिए यहाँ से फाइल ले लेता हूँ कुछ। ये हमारे पास CSV डाटा मैंने ले लिया। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। डाटा रीडिंग के हवाले से, वैसे हमारा अगला चैप्टर है डाटा रीडिंग का। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म का डाटा रीड किया जाता है, CSV का, एक्सेल का। ठीक है, कोई सा भी जो है वो आप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल का नाम जो है हमारी फाइल का ये है astronaut.csv। अच्छा, ये हमने फाइल रीड कर लिया। डाटा को अगर मैं यहाँ देख तो ये हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, CSV में अभी हम एक फंक्शन की बात कर रहे थे, वो सर इंडेक्स कॉल का पैरामीटर है। कौन सा? इंडेक्स कॉल, इंडेक्स कॉलम। ये हम इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें क्या होता है इंडेक्स कॉलम में? ये होता है, अब याद आ गया मुझे। इंडेक्स कॉल में ये होता है कि अगर आप जो अभी आपके इंडेक्स चल रहा है ना 0 1 2, आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये इंडेक्स खत्म हो जाए, बल्कि मेरे डेटा में से कोई कॉलम जो है वो एज अ इंडेक्स यूटिलाइज हो जाए। जैसे होता है आमतौर पर रोल नंबर लिखे हुए हैं हमारे डेटा के अंदर एक्सेल शीट में, उसी से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई हमारी की है, डेटा की जो है वो रोल नंबर है। लेकिन जब मैं फ्रेम में लोड करता हूँ तो रोल नंबर जो है वो यहाँ पर आ रहा है और अलग से जो है ना 0 1 2 आ रहा है। तो अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ इंडेक्स कॉलम, मैं ये बता दूं इसको भाई कि आप कौन सा कॉलम को एज अ इंडेक्स इस्तेमाल करो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ना तो ईयर का कॉलम जो है ना, ईयर के कॉलम को फॉर एग्जांपल ईयर के कॉलम को जो है इंडेक्स इस्तेमाल कर लो, तो अब आपके पास जो है हमारा वो 0 1 खत्म हो गया। ठीक है, यही मसला अब आ रहा था सर, वो देखें ये हाँ, नीचे और बाकी के ऊपर है। नहीं तो वो ईयर एज अ इंडेक्स हो गया ना, नहीं समझे? अब इसको आप स्लाइस करेंगे ना तो आगे आपको कुछ देगा नहीं, क्योंकि ईयर के अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो अब ईयर जो है ना अब वो एज अ इंडेक्स हो गया है। ठीक है, अब इसकी स्लाइस का क्या कह रहे हैं भाई? मैं स्लाइस अगर किस तरह करूं इसकी, डेटा डॉट आई लॉग की बेस पे अगर स्लाइस कर लूं, ठीक है, मैं कहता हूँ भी कॉलन 3 कर ले, कॉमा और कॉलन 3, मैं इसकी स्लाइस करता हूँ। ये आ रहा है मेरे पास। आपके पास क्या एरर आ रहा था? नहीं, वो एम्प्टी रिटर्न करता था, कोई डेटा फ्रेम में कुछ नहीं देता था। Probably कोई देखिएगा मेरे कुछ end कुछ में कुछ होगा। कुछ गड़बड़ हो रही होगी। अगर अभी स्क्रीन शेयर कर डेटा के अंदर, अब कुछ चीजें मैं जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब हमारा डेटा होता है ना, डेटा आने के बाद हम सबसे पहले जो है उसका शेप चेक कर लेते हैं। शेप से हमें पता चल जाता है रिकॉर्ड कितने हैं और उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। एक चीज तो ये हो गई। फिर मैं जानना चाहता हूँ यार कॉलम्स के नाम कितने हैं, तो डेटा डॉट कॉलम, ये बिल्कुल जैसी डेटा आपके पास आएगा आप पहले काम जो है ना वो क्या क्या शुरू करते हैं। अच्छा भी नेम का कॉलम है, ग्रुप है, स्टेटस है, ये है ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डेटा के अंदर जो देखूँ सारे कॉलम्स के अंदर कि किस किस्म की चीज़ें पड़ी हैं।
कि भाई अच्छा ये नेम के कॉलम में नेम है, ग्रुप ग्रुप क्या चीज़ है मुझे पता नहीं चल रहा। हमें कभी ग्रुप जो है ना कुछ नंबर असाइन हुए हुए। इन केस अगर आपके पास डाटा की डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम क्या देख रहे हैं, स्टेटस में आपके पास वैल्यू आ रही है एक्टिव, रिटायर्ड, ठीक है, बर्थ डेट आ रही है, बर्थडे आ रही है, बर्थ प्लेस आ रही है, जेंडर आ रहा है। अच्छा ये एस्ट्रोनॉट का डाटा है कि उन्होंने कब पैदा हुए, क्या किया, कहाँ से पढ़ा, मेजर क्या था, मिलिट्री रैंक क्या था, मिलिट्री से ताल्लुक भी था या नहीं, स्पेस फ्लाइट कितने घंटे की है, स्पेस वॉक कितने की है, मिशन कौन सा था, डेथ डेट, अगर उस वक्त अगर जिंदा है तो नहीं आ रहा होगा, डेथ मिशन भी जो है ना उसका नहीं आ रहा होगा, बाद लोगों में आ रहा होगा। अब इस किस्म का डाटा है, ठीक है। तो क्या हम सवाल उठा सकते हैं अपने डाटा से, कोई क्वेरी लगा दें अगर मैं जानना चाहूँ कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे डाटा के अंदर जो है स्टेटस चेक करूँ, मेरी क्वेरी लिखने, थोड़ा क्वेरी लिखने का आइडिया हो जाए इसलिए काम करें। डेटा के अंदर अगर मैं खाली स्टेटस लिख के यूँ करूँगा तो मेरे पास खाली स्टेटस का कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा स्टेटस में से भी अगर मुझे क्या चाहिए, तो रिटायर वाले चाहिए। तो ये हमने सीखा था कि अगर मैं खाली इस तरह लिख दूंगा तो ट्रू फॉल्स में आंसर आता है, ट्रू फॉल्स में आता है। अगर मुझे बूलियन सिलेक्शन चाहिए, ये बूलियन आंसर है, इस बूलियन बेस पे सिलेक्शन चाहिए, तो मैं इसको बाहर क्या रखूंगा, डाटा रखूंगा। अब मेरे पास सारे रिटायर वाले जो है ना वो आ गए, वो तमाम लोग आ गए जो कौन है, रिटायर्ड है। अच्छा रिटायर में मुझे क्या कर रहा है, सारा डेटा दिखा रहा है, मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। जो लोग रिटायर हो गए मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल उनके जो है ना स्पेस फ्लाइट आवर्स कितने हैं, ठीक है। मेरे पास एक कॉलम है स्पेस फ्लाइट आवर, इसी के आगे मैं सिर्फ क्या करूंगा, स्पेस फ्लाइट आवर जो है ना ये कॉलम जो है ना मैंने रख दिया। अब देखो क्या क्वेरी बन गई हमारी, डाटा सेट में वो लोग जो रिटायर्ड हैं उनके स्पेस फ्लाइट आवर्स जो है ना वो ये रहे, ठीक है। मैं उनका नाम भी अगर उठाना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नेम की भी बात करूँगा कि नाम उठा लाओ और उनका स्पेस फ्लाइट उठा के ले आओ। अच्छा ये क्या कह रहा है, दो चीज़ें, नेम कह रहा है, नेम रिटायर्ड में से नेम का कॉलम कैसा है, कैपिटल में ये, ग्रुप लिखूँ। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है लेकिन वहाँ पर स्पेस लिखा होता है उसके अंदर, या यहाँ पे दो की जो है वो एक साथ नहीं जाएंगी, बूलियन एम्पायर है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आप बाज दफ़ा आप बिल्कुल सही लिख रहे होंगे, स्पेलिंग भी सही लिख रहे होंगे, आपका एरर आ रहा होगा। तो उस वक्त ऐसा होता है कि माइट भी कि वो जो CSV फाइल है ना उसके अंदर यहाँ पर, अब जैसे नेम में किसी ने यहाँ स्पेस डाल दिया, अब आपको वहां तो क्या नजर आ रहा है, वो नेम ही नजर आ रहा है। जैसे मैं इसको दोबारा सेव कर दूं, अब वहां जाके अपनी फाइल अगर मैं लोड करूं और कॉलम्स के नाम चेक करूं तो मुझे पता नहीं चलेगा भाई ये क्या मामला है, या ऐसे नेम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ मुझे, मैं गेट करते हुए जो है ना नेम ही लिख रहा हूँ लेकिन वो एरर दे रहा होगा, की एरर दे रहा होगा। तो ये वजह हो सकती है कि वो उसके आगे पीछे क्या हो जाए, कोई मसला स्पेस का हो रहा हो। तो ये चीज़ भी आप जो है वो क्वेरी लगाते वक्त ध्यान में रखिएगा कि अगर
इशू आ रहा है कि एरर आ रहा है, लिख सही रहे, माइट भी कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आ रहा हो। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे, मैं सवाल रेस कर रहा हूँ तो इसके लिए क्या जो है ना वो क्वेरी लिखूं। अच्छा, एक हमारे पास थोड़े आगे की फंक्शन है, अगर करा दूं या ना कराऊं, अभी भी ग्रुप बाई वगैरह एग्रीगेट फंक्शंस जो है ना वो हम पढ़ते हैं। मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि भाई कितने लोग जो है ना वो ऐसे हैं जो रिटायर हैं और एज का कॉलम है नहीं, एज कैलकुलेट की जा सकती है, एक कॉलम जनरेट किया जा सकता है कि करंट डेट से जो है उनकी पैदाइश की डेट जो है वो माइनस कर ली जाए। स्पेस बॉक्स मिशन है। अच्छा, कोई सवाल आप लोग रेस करें ताकि उसकी क्वेरी लिखें। जियोलॉजी इंजीनियरिंग, हाँ भाई कोई। सर एवरेज एज कैलकुलेट कर लें एस्ट्रोनॉट्स की। अच्छा, असल में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो हमें उसको करंट डेट से जो है ना माइनस कराना पड़ेगा। करंट डेट पहले खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना। जी, जोर से बोलें। रिस्पेक्टेड सर, कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना। थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। सर कोरिलेशन, रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स में। को कोरिलेशंस निकाल लूं। अच्छा, देखिए कोरिलेशंस में जो है मैं इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स पहले तो पूरे डेटा का निकाल सकता हूँ अगर ये काम करें तो भाई मैं कहूँ कि मेरे डेटा का कोरिलेशन मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, कोरिलेशन, ये आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो आ गया। कोरिलेशन पढ़ा हुआ हमने ना? नहीं सर, पता नहीं क्या चीज़ है ये। कोरिलेशन नहीं पढ़ा? पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना भाई कोरिलेशन। चलें, अगर भूल गए तो थोड़ा समय बता देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। लेकिन कोरिलेशन क्या है, ये दो, जब हम किसी डेटा को देख रहे होते हैं या किसी इक्वेशंस को देख रहे होते हैं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो रिलेशनशिप जो है, कोवेरिएंस आपने पढ़ा, कोवेरिएंस। अच्छा, एक तो थोड़ा सा और पीछे रुको, एक वेरिएंस है। वेरिएंस क्या बताता है आपको कि यार जो हमारा डेटा है ये वेरिएंस जो है ना ये यूनिवेरिएट होता है। यानी जब हम वेरिएंस स्टडी करते हैं तो हम एक कॉलम की बात करते हैं, इस कॉलम की मीन से बाकी वैल्यूज जो है ना कितनी कितनी वेरी कर रही हैं, दूर हो रही हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है मीन से, ये वेरिएंस होता है। इस तरह मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी यूनिवेरिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दो कॉलम स्टडी करते हैं या दो से ज़्यादा कॉलम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास बाई वेरिएट होता है। बाई वेरिएट में फिर हम को वेरियंस पढ़ते हैं। को का मतलब ही क्या होता है, एक साथ दो कॉलम्स के अंदर वेरिएंस कितना आ रहा है, दो कॉलम। तो को वेरियंस हमें ये बताता है कि भाई उनके दरमियान जो है रिलेशनशिप की डायरेक्शन कैसी होती है। यानी एक वेरिएबल अगर बढ़ा रहा हूँ की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो दूसरे की कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। कोवेरिएंस जो है ना ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन अप है तो दूसरे की भी अप है, एक की डायरेक्शन डाउन है तो दूसरे की अप है, या एक की डायरेक्शन अप है तो दूसरे की डाउन है। जिस तरह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हैं। जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन और कोवेरिएंस
ये दोनों ही जो है ना एक जैसे लगते हैं, लेकिन कोरिलेशन जो है हमें एक मैग्नीट्यूड बताता है, स्ट्रेंथ बताता है कि भाई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना ज्यादा या कितना कम डिपेंडेंट है। एक्चुअल डिपेंडेंसी यहाँ भी नहीं पता चलती। कोवेरियंस का जब आंसर आएगा वो बहुत बड़ा भी आ सकता है, बहुत छोटा भी आ सकता है, लेकिन उस आंसर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो मायने नहीं रखती। कोवेरियंस के केस में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो मायने रखता है, लेकिन कोरिलेशन के केस में जब हम कोरिलेशन मालूम करते हैं तो वहाँ साइन तो हमें ये बता रहा होता है, उसमें भी साइन आता है कि भाई इनकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वहाँ जो वैल्यू आ रही होती है वो 1 और -1 के दरमियान में या 1 और -1 आ सकती है, यानी मैक्सिमम 1 आएगी, मिनिमम -1 आएगी। कोरिलेशन जब हम दो वेरिएबल्स का मालूम करते हैं और वो 0 आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स कि इन दो कॉलम में कोई डिपेंडेंसी, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोरिलेशन की बात करें। लेकिन वो पॉजिटिव साइड पे अगर 0.2 आ रही है तो इसका मतलब वेरी वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि वेरी वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये तो हो गया पॉजिटिव। लेकिन हम कह रहे हैं कि वीक है, इसका मतलब ये है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा बहुत मामूली सा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत वीक रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर 0.2 से 0.4 वैल्यू आ रही तो हम कहते हैं कि बहुत वीक नहीं, ये वीक रिलेशनशिप है। वेरी वीक से थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, यानी वीक रिलेशनशिप। इस तरह 0.4 से 0.6 पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, 0.6 में आते तो हम कहते हैं मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना बहुत कम। फिर इस तरह 0.8 की तरफ जाते हैं तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। जब 1 आ जाती है वैल्यू, कहते हैं ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी दोनों कॉलम एक जैसे ही है, समझ लो। ऐसा कब होता है कि अगर मैं एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन निकालूं, जैसे कि यहाँ पर निकल रहा है, ग्रुप के साथ निकल रहा है, इसका मतलब कि 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों कॉलम एक ही है, इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो है ही एक ही। ठीक है, कहीं कहीं आपको नेगेटिव नजर आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, वैल्यू जो है वो 0.01 में आ रही, बहुत बहुत ही ज्यादा वीक। 1 जब पॉजिटिव 1 हो जाएगा तो इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, और जब नेगेटिव साइड पे -1 आ रहा होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी जब एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी उतनी ही मिकदार में, उतनी ही क्वांटिटी में कम हो जाएगा, नेगेटिव है ना। इस तरह अगर 0 के बाद से शुरू करें कि -0.2 आ रहा है तो वेरी वीक नेगेटिव रिलेशनशिप, 0.4 तक आ रहा है तो वेरी तो नहीं होगा, फिर वीक नेगेटिव रिलेशनशिप, 0.6 तक आ रहा है तो मॉडरेट, 0.8 तक आ रहा है स्ट्रॉन्ग, और ये सारी चीज़। अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे कोरिलेशन के नाम से जो है, मैं आप इसका चार्ट निकाल लें, अगर आप सर्च कर लें इसे और याद आ गया, ये सलमान ने करवाया था। हाँ कोरिलेशन चार्ट, तो ये कोरिलेशन चार्ट के अंदर आपको ये चार्ट जो है वो नजर आ जाएगा, वैल्यूज का चार्ट। Respected ये sir, question. यस 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 सर कोरिलेशन में जो दोनों वेरिएबल्स हैं जिनका हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, वो न्यूमेरिक होनी चाहिए या एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग हो तो तब भी हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हमेशा कोरिलेशन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान होगा, लेकिन कोरिलेशन बात हो रही तो थोड़ा मैं डिटेल में ही डिस्कस कर लूँ कि भाई कोरिलेशन जो है ये तो बता देता है आपको कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू पे कितनी डिपेंडेंट है, लेकिन उसकी कॉजेशन नहीं बताता। कॉजेशन क्या होती है कि क्यों, इसकी एक मिसाल दूं आपसे, बड़ी अच्छी सी मिसाल होती है कि भाई चांदनी रात में जो है ना कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं। क्या भाई, और जैसे जैसे चांद की तारीखें बढ़ना शुरू होती हैं कुत्तों का भौंकना कम हो जाता है। अब ये आपको वैसे नजर तो आ रहा है कि हाँ भी चांद की तारीखें बढ़ रही है तो कुत्तों का भौंकना जो है ना वो कम होता जा रहा है, जैसे चांद की दरमियानी 14वीं आती जाती जाती है, चांद कुत्तों का भौंकना जो बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी बात है, मिसाल देने देती।
लेकिन इसकी काजेशन क्या है, वी डोंट। आपका सवाल जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल होगा। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर इंटरप्रिटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि हाँ यार ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन उसकी कोई न्यूमेरिकल जो है ना वो नहीं हो सकती। न्यूमेरिकल तभी होगी जब उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, या एक न्यूमेरिकल और एक दूसरी इसके दरमियान भी कोई कोरिलेशन जो है वो नहीं होता। क्योंकि कोरिलेशन अगर हम स्टैटिस्टिक्स है ना पूरी, उसके लिए तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम बाकायदा कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं, तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आमतौर पे जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन या रिग्रेशन कर रहे होते हैं, तो हम या फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में हमें क्या इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं और जिन कॉलम्स की मदद से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, यानी जो हमारे इनपुट कॉलम्स हैं और जो हमारा आउटपुट कॉलम है, इनपुट और आउटपुट का आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। अगर इनपुट का आउटपुट के साथ कोरिलेशन ही नहीं है तो फिर वो कॉलम जो है वो फजूल है हमारे पास। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर हम जब फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो फिर हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन डीप लर्निंग अपने एंड पे ये सारे मसले खुद ही सॉल्व कर लेती है। डीप लर्निंग को ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, फीचर इंजीनियरिंग करनी नहीं पड़ती वहां पर। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जब कोरिलेशन के हवाले से कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान तो अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, दैट्स वेरी गुड, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात। लेकिन दो इंडिपेंडेंट कॉलम्स यानी दो इनपुट कॉलम्स जो है उनके दरमियान कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी एक वेरिएबल एक्स से एक वेरिएबल x1 x2 x3 x4 प्रिडिक्ट हो रहा है y, तो x1 का y के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, x2 का y के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, x3 का y के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, x4 का y के साथ कोरिलेशन होना चाहिए, बट देयर शुड नॉट बी एनी कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड x3। इनका आपस में इनपुट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, आपका Yes. मतलब कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, आपस में हाँ, एग्जैक्टली मल्टी कोलिनियरिटी जो है ना वो कहते ही इसको है कि जो इनपुट वेरिएबल हैं इनके दरमियान कोरिलेशन जो होता है उसको मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो मशीन लर्निंग के जब हम काम करते थे तो फिर वो इस सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था, और इसी बेस पे कॉलम्स जो है वो ड्रॉप करते थे, सिलेक्ट करते थे। तो अब हमारे पास जो कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया, इसके अंदर बहुत बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। जो 1 नजर आ रहा है वो डेफिनेटली अपने कॉलम के वेरी हाई, ये पॉजिटिव साइड है। इसी को उल्टा कर ले तो नेगेटिव साइड पे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अच्छा कोरिलेशन की तो बात हो गई। हम ये तो पूरी हमने कोरिलेशन चार्ट निकाल लिया। हम किसी एक कॉलम का भी अगर एक के साथ निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ एक देखना चाह रहे हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं कॉलम ऐड करूं तो मैं लिखूंगा df और विद पूरे डेटा का किसी एक कॉलम के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ग्रुप कॉर विद का फंक्शन है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ जो है ना वो ये काम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट एरर कॉर विद का क्या है, डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा, डेटा है हमारा, इधर भी डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्रुप के जो कॉलम है उसका बाकी के साथ, वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई, लेकिन अगर हमें पार्शियल कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई से दो कॉलम के दरमियान चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पूरा डेटा दे दिया, अब मैं यहाँ कहता हूँ भी ये स्पेस वॉक्स और ग्रुप के दरमियान सिर्फ स्पेस वॉक और ग्रुप का चाहिए,
फिर यहाँ मैं क्या दे दूंगा अभी, डाटा कोरिलेशन विद डाटा ग्रुप। अच्छा जी, अभी भी कोई एरर आ रहा है एट्रीब्यूट का। अच्छा ये सीरीज बन गया, फ्रेम ही देना पड़ेगा। चले कोई से 2 कॉलम भी यहाँ दे सकता हूँ। ये मुख्तलिफ प्राइस मार के देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन जो है उसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा जी, अगला हमारा जो है टॉपिक है फंक्शन एप्लीकेशन एंड मैपिंग। देखिए हमने एक यहाँ पर डाटा सेट बनाया, ठीक है, कॉलम्स डाटा रैंडम से ले लिया हमने, 4 कॉलम 4 रॉज और 3 कॉलम्स, रैंडम वैल्यूज आ गई, ठीक है, और कॉलम्स के नाम ने दे दिए बीडी, इंडेक्स दे दिए, ठीक है। लैम्डा फंक्शन क्या है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन जो है वो एक एनोनिमस फंक्शन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता, बस ये लैम्डा होता है, और इसको जो है कहीं बाहर से एग्जीक्यूट भी नहीं करना पड़ता। ये ज्यादा फेमिलियर जो है ना पांडास में और डाटा में इसलिए होता है कि ये छोटे छोटे टास्क जो है इन लाइन ही परफॉर्म करके आपका काम कर देता है। आमतौर पे हमें फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन बनाना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये सिंपली आप इसको डाटा की क्वेरी के अंदर ही लगा दें, ये वही क्वेरी में अपना मसला हल करेगा, और डाटा को अगर आपने मैप करवाया है तो वो फ्रेम के अंदर जाके उसकी मैपिंग के साथ वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो कोशिश ये होती है, बात मतलब जो स्टाइल ऑफ कोड अच्छे लोगों का होता है वो यही होता है कि वो कि कोई भी अगर बड़ी क्वेरी चला रहे हैं तो क्या करें कि पूरी क्वेरी जो है ना वो एक ही लाइन में, दूसरी लाइन में ना उतरे, एक ही लाइन के अंदर जो है ना वो आप पूरा काम जो है ना वो करके आ जाए। तो उसके लिए लैम्डा बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। अच्छा ये क्या किया कि यहाँ लैम्डा को हमने एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका नाम रख दिया एफ, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, एक्चुअल में ये लाइन है, यहाँ पर ये एफ रखा हुआ, हम आमतौर पर ये एफ यहाँ से हटा सकते हैं। मैं ये लाइन उठा के डायरेक्ट जो है वो यहाँ रख दूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ रख दूँ। तो अब ये मैं कह रहा हूँ फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, ये लैम्डा अप्लाई कर दो, रॉ वाइज अप्लाई कर दो, और ये अप्लाई हुआ हुआ। अब ये लैम्डा यहीं बना था, यहीं चला और यहीं खत्म हो गया, ठीक है ना, जहां बनाया जहां चला वहीं पर जो है वो खत्म हो गया। तो हमने लैम्डा चलाया, मैं यहाँ से इसको दोबारा हटा के एफ कर देता हूँ। वो क्या रहा है अभी, अब ये करेगा क्या, ये लैम्डा इसका कीवर्ड है, ये हमारे पास जो है ना इसका वेरिएबल कहलाता है, ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन कहलाती है। ये भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो क्या रहा है कि एक्स में जाएगा, मैक्सिमम निकालेगा, हर रॉ वाइज मैक्सिमम निकालेगा, और मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस करके हमें रिटर्न करेगा। चलिए आउटपुट देखते हैं पहले। ये आपने काम ये आपको दे दिया, क्या किया जी कि कॉलम बी की जितनी रॉज हैं उन सब का मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दी। इस तरह कॉलम डी की जितनी रॉज हैं उनको उनकी मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकाल लिया, और कॉलम ई की मैक्सिमम मिनिमम की डिफरेंस निकाल लिया। अच्छा अभी अगर इसको कॉलम वाइज करना है, यहाँ हमने एक्सिस रॉ दे दिया था, अब एक्सिस कॉलम कैसे करूँगा, कॉलम में क्या होगा जी, अब सारे कोटा के सारे कॉलम के मैक्सिमम मिनिमम का जो है डिफरेंस दे दिया। अब ये कॉलम वाइज आंसर दे, ठीक है।
आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा भाई छोटा सा फंक्शन होता है कंटेनिंग अ सिंगल एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन कैन anonymous function where they don't require any name. These are very helpful functions. ठीक है, और when we have to perform small task with less code. अच्छा, क्या क्या है? लैम्डा का कीवर्ड है, एक बाउंड वेरिएबल है, और उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन या बॉडी है। हर लैंग्वेज में तकरीबन लैम्डा फंक्शन होते हैं, नाम कहीं कहीं चेंज हो जाते हैं, लेकिन होते हैं लैम्डा फंक्शन। बेसिकली जो इसका नाम है वो है IIEFS, यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इनका नाम हर लैंग्वेज में दूसरा होता है, जिस तरह पाइथन में हम लैम्डा करें। एग्जीक्यूटेड एज सून एज, जैसे ही क्रिएट होते हैं वहीं एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। जैसे क्रिएट होते हैं वहीं एग्जीक्यूट, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये यहाँ पर क्या हुआ भी, एफ जैसी लैम्डा फंक्शन यहाँ पर बना भी यहीं पर और एग्जीक्यूट भी होके खत्म हो गया। तो ये इसकी खूबी है। लाइक दिस, ये लैम्डा फंक्शन लिखा, ये 10 पास कर रहा हूँ, इसको 10 आएगा बाउंडिंग वेरिएबल में, उसके बाद अपनी बॉडी में गया 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ और आपको जो है वो क्या दे दिया, उसने रिजल्ट दे दिया। एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन विद डिफरेंट फंक्शन। अब इस लैम्डा के फंक्शन को डिफरेंट फंक्शन के साथ जो है वो अप्लाई करना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अभी यहाँ मेरे पास लाइट चली गई है, लैपटॉप जो है वो बैटरी की लोवेस्ट रेंज पे आ गया। अगर किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाए तो बस फिर वहीं तक एंड कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। अच्छा जी, डेटा फ्रेम हमने बनाया, क्या क्या है जी? आईडी है, नेम है, एज है और इनकम। अच्छा, अप्रोच जो है वो जरूरी नहीं कि आप हमेशा लैम्डा की अप्रोच इस्तेमाल करें, ठीक है। आप, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी काम कराया था, तो आप कोई सी भी अप्रोच कर सकते हैं। आप जो काम अभी मैं लैम्डा से दिखा रहा हूँ वो आप सिंगल वर्ड, सिंगल, क्योंकि आपके पास जो है वो वेक्टराइज ऑपरेशन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो खैर हम लैम्डा को सीख रहे हैं तो हम उसको लैम्डा से ही करने की कोशिश करेंगे। ये चॉइस आपकी होती है कि आप क्या लॉजिक लिख रहे हैं जिससे आपका काम जो है ना आसान हो जाए और 1 लाइन के अंदर आपका एग्जीक्यूशन पूरी हो जाए। अब यहाँ क्या किया हमने, लेट्स से वी गॉट एज वेरिएबल में क्या आ गया, एरर आ गया क्योंकि हमने जो एज रिकॉर्ड की है वो 3 साल कम रिकॉर्ड हो गई। क्या करूँ? लैम्डा इस्तेमाल करते हैं। क्या किया हमने, डेटा का एज का कॉलम उठाया और उन्होंने बोला भाई df डॉट अप्लाई, नहीं, हम डेटा का एज का कॉलम दे रहे हैं कि जो भी चेंजेस आएंगी वो एज के कॉलम में रिप्लेस हो जाएंगी। एज का कॉलम पहले से मौजूद है, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको एज 1 कह दूं तो एक नया कॉलम बन जाएगा ये। अब मैंने कहा पूरा डेटा फ्रेम ले लो, अभी क्या कह रहा हूँ मेरी बात को और समझिएगा, पूरा डेटा फ्रेम ले लो, उसके ऊपर अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? लैम्डा। लैम्डा में क्या हो रहा है, एक्स के पास क्या आएगा, एक्स के पास आएगा, मैंने बोला पूरा डेटा फ्रेम ले लो, एक्स में आ गया पूरा डेटा फ्रेम। उसमें से अब मुझे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ रहा है एज का कॉलम, और एज के कॉलम में हमने क्या बोला कि 3 प्लस कर दो जो कम हो रहा था, कॉलम वाइज काम करो, ठीक है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब मैं अपने डेटा फ्रेम में देखता हूँ तो मेरे पास एक एज 1 का कॉलम बन गया। अगर ये एज ही होता तो उसी को रिप्लेस कर देता, 23 ऐड हो गया। क्या दोबारा समझ लो। अच्छा जी, बैटरी लो बोल दिया उसने। एज 1 df डॉट अप्लाई, यहाँ पर मैं पूरा डेटा फ्रेम दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है, मैंने अगले स्टेप में किया हुआ उसको। मैं वो